समकालीन हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ लेखिकाओं में गिनी जाने वाली सुधा आदेश जी की लिखी हुई कहानी आज सुनिए, विश्वास की मुस्कान। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। जिस अतीत के साये से भागकर सुष्मिता इमरजेंसी ड्यूटी के लिए अस्पताल आई थी, वो अतीत अस्पताल के केबिन में भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। जीवन में घटी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान चाह कर भी न तो भूल पाता है और न ही उनसे दूर भाग सकता है। जिंदगी के ऐसे लम्हे इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देते हैं। इन लम्हों के दिए शूल उसे न जीने देते हैं न मरने। अतीत के झंझावात से बचने के लिए उसने आंखें बंद कर अपना सिर कुर्सी के हेडरेस्ट पर टिका दिया। पर मन को कोई बांध पाया है? वो तो उड़ता पक्षी है, जहाँ उसे बैठना होगा बैठेगा ही। न चाहते हुए भी उसका मन मस्तिष्क 6 वर्ष पूर्व घटी घटनाओं की उन यादों में भटकने लगा जिनसे वो दूर भागने की कोशिश करती रही, किंतु भाग नहीं पाती है। भूल भी कैसे सकती है वो आज की वो मनहूस रात, जिसने उसके सिर से पिता का साया तो छीना ही, उसकी माँ को भी जीते जी शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम बना दिया था। उसके तैरे भाई विशाल का विवाह था, अतः वो छुट्टी लेकर घर आई थी। विवाह भली प्रकार संपन्न हो गया था। पूरे घर में खुशी छाई हुई थी। दूसरा दिन नई बहू के घर आने पर विभिन्न रस्मों को पूरा करने में बीत गया। अगले दिन दोपहर की फ़्लाइट से उन्हें हनीमून के लिए श्रीनगर जाना था, किंतु उस दिन उनकी फ़्लाइट लेट हो गई। दोपहर 2:30 बजे की फ़्लाइट शाम 5 बजे गई थी। उन्हें एयरपोर्ट छोड़कर घर आकर निकलने में उन्हें करीब 7 बज गए। अभी वे लखनऊ पहुंचने ही वाले थे कि सामने से एक ट्रक आता दिखाई दिया। पापा कार मोड़ ही रहे थे, एक मोटरसाइकिल उनके बगल से निकली। उसको बचाने के लिए पापा ने कार मोड़ी। जब तक वो संभल पाते, वो ट्रक पापा की कार को टक्कर मारकर चला गया। तीव्र आवाज़ के साथ दर्दनाक चीखें गूंज उठीं। थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो देखा कुछ लोग उन्हें बाहर निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। थोड़ी देर में 2 एम्बुलेंस भी आ गईं। शायद किसी भले मानुष ने दुर्घटना की सूचना देते हुए एम्बुलेंस बुला ली थी। पापा के सिर में भयंकर चोट लगी थी तथा माँ के सिर में लगी चोटों के साथ पैर में भी फ्रैक्चर लग रहा था। माँ पापा को देखकर वो अपनी चोटों को तो भूल गई थी। वैसे भी माँ के पीछे बैठने के कारण उसे कम चोटें आई थीं। माँ पापा को अलग अलग एम्बुलेंस में लिटाया गया। लिटाते ही एम्बुलेंस में उपस्थित प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ ने पापा और माँ की प्राथमिक चिकित्सा शुरू कर दी थी। वो माँ से इजाज़त लेकर पापा के साथ बैठ गई, क्योंकि उनकी स्थिति गंभीर थी। उसने एम्बुलेंस के ड्राइवर से मेदांता अस्पताल ले चलने का अनुरोध किया। दरअसल मेदांता अस्पताल में उसका एक मित्र कार्यरत था। उसने एम्बुलेंस में बैठते अपने मित्र डॉक्टर अमित को फ़ोन किया तो पता चला कि वो शहर से बाहर है। थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन आया कि उसने इमरजेंसी ड्यूटी में उपस्थित डॉक्टर शैलेश से बात की है, तो मुझसे बात कर लेना। इसी के साथ उसने उसका नंबर भी भेज दिया। डॉक्टर अमित और उसने एम्स दिल्ली से MBBS किया था। वो उससे 4 वर्ष सीनियर था। वो उसकी मित्र निशा का बड़ा भाई था। जब उसे एम्स में दाखिला मिला तो निशा ने उससे उसकी बात कराकर उसका ध्यान रखने के लिए कहा था, और सचमुच उसने अपनी छोटी बहन की तरह उसकी हर मुश्किल में सहायता की थी। इसी वर्ष उसने कार्डियोलॉजी में MS कर मेदांता ज्वाइन किया था, जबकि वो MBBS करने के पश्चात एम्स में ही रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में काम करते हुए PG की तैयारी कर रही थी। विशाल के विवाह के लिए वो कुछ दिनों की छुट्टियां लेकर घर आई थी, लेकिन ये हृदय विदारक घटना। अस्पताल आ गया था। उसने अमित द्वारा दिए नंबर पर फ़ोन लगाया। फ़ोन उठाते ही डॉक्टर शैलेश ने कहा कि आप सीधे इमरजेंसी में लेकर आइए। एम्बुलेंस के रुकते ही अस्पताल के वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर आ गए। इमरजेंसी में प्रवेश करते ही डॉक्टर शैलेश उनके पास आ गए और माँ बापा को देखने लगे। वो रिसेप्शन पर जाकर रजिस्ट्रेशन करने चली गई, क्योंकि बिना उसके इलाज संभव ही नहीं था। गनीमत थी उसके पास क्रेडिट कार्ड था, जिससे भुगतान में कोई परेशानी नहीं हुई। वो पेपर्स लेकर अंदर गई। उसे देखते ही डॉक्टर शैलेश ने पापा की ओर इंगित करते हुए कहा, मैम, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने डॉक्टर विमल को फ़ोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। आपकी माँ के पैर का एक्सरे करवाना पड़ेगा, तभी वस्तु स्थिति का पता चल पाएगा। सिर में लगी चोट के लिए यदि आवश्यक हुआ तो MRI भी कराना पड़ सकता है। इसके साथ ही उसने उसके माथे पर लगे कट को देखकर नर्स को उसका प्राथमिक उपचार करने को कहा।
आप जो उचित समझें करें, कहकर वो नर्स के साथ चली गई। पापा अभी अर्धमूर्छित अवस्था में थे, जबकि माँ अपना दुख दर्द भूलकर आंखों में आंसू लिए उन्हें विवशता से देख रही थीं। तब तक पुलिस आ गई। माँ पापा तो कुछ भी बता सकने की स्थिति में नहीं थे। उसने जो देखा वो बता दिया। इसी बीच डॉक्टर विमल आ गए। उन्होंने पापा को देखते ही उन्हें शीघ्र ऑपरेशन थिएटर में ले जाने का निर्देश दिया। पापा को जब ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था, तब उनकी आंखें एक बार खुलीं। उसने तुरंत उनका हाथ पकड़कर कहा, पापा आपको कुछ नहीं होगा, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। वो कुछ कहना चाहते थे, किंतु मुंह से शब्द नहीं निकले। वो स्ट्रेचर के पीछे ऑपरेशन थिएटर तक गई, किंतु उसे बाहर ही रोक दिया गया। उपस्थित डॉक्टर ने कहा, आप बाहर इंतज़ार करिए, जब ऑपरेशन हो जाएगा तो आपको फ़ोन पर सूचित कर दिया जाएगा। आखिर वो माँ के पास लौट आई। थोड़ी स्थिर हुई तो उसे लगा कि इस दुर्घटना की सूचना उसे अपने ताऊजी को देनी चाहिए। वो उसकी बात सुनकर अवाक रह गए। थोड़ी देर पश्चात वो बोले, बेटा सब ठीक होगा तो हिम्मत रख, मैं और तेरी ताई जल्दी से जल्दी पहुँचते हैं। ताऊ जी से बात करने के पश्चात उसने पड़ोस में रहने वाले खन्ना अंकल को इस दुर्घटना की सूचना दी। खन्ना अंकल और आंटी तुरंत आ गए। यद्यपि इमरजेंसी में किसी अन्य का प्रवेश वर्जित था, किंतु उसके कहने पर स्टाफ ने खन्ना आंटी को माँ से मिलने की आज्ञा दे दी। आलोक कैसे हैं, क्या आप उनसे मिली? उन्हें देखते ही माँ ने प्रश्न किया। माँ पापा ऑपरेशन थिएटर में, आप हिम्मत रखें, सब ठीक होगा। आप ज़्यादा बातें न करें, वरना आपके चेहरे के घाव से खून रिसना शुरू हो सकता है, सुष्मिता ने तुरंत उत्तर दिया। माँ को बातें करने के लिए आकुल व्याकुल देखकर आखिर खन्ना आंटी ने माँ से कहा, आप आराम करिए, मैं बाहर जाकर बैठती हूँ, बड़ी मुश्किल से अंदर आ पाई हूँ। नर्स ने उनकी स्थिति देखकर पुनः दर्द का इंजेक्शन दे दिया, जिसके प्रभाव से वो सो गई थीं। वो भी बाहर आ गई। खन्ना अंकल आंटी उसके पास बैठे थे। थोड़ी ही देर पश्चात ताऊ ताई जी भी आ गए। वो उनके गले लगकर सिसक उठी। बेटी कुछ नहीं होगा, धैर्य रख, उन्होंने उसकी कमर को सहलाते हुए कहा। लगभग 4 घंटे पश्चात नर्स ने आकर उससे कहा, डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। डॉक्टर ने उसे देखते ही कहा, मरीज की स्थिति अभी भी खतरे से बाहर नहीं है, ईश्वर पर भरोसा रखिए, जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती है। किंतु न दवा काम आई न दुआ। सूरज की पहली किरण के साथ ही जीवन से लड़ने के पश्चात आखिर पापा गहरी नींद में सो गए थे। लोग तो रंगों की होली खेलते थे, लेकिन खूनी ट्रक द्वारा हुए हादसे के कारण पापा ने खून की होली खेल ली थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। ताऊ जी और ताई जी भी इस अनहोनी से आहतप्रभ थे, लेकिन ईश्वर की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं चलता। आखिर माँ को बताए बिना ही उन सब ने मिलकर उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी प्रारंभ कर दी। माँ अपने दर्द से लड़ रही थीं, किंतु इसके बावजूद भी पापा के बारे में ही पूछ रही थीं। वो समझ नहीं पा रही थी कि उनसे क्या कहे, कहीं सच्चाई जानकर हिम्मत ना हार जाएं। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के मरीज तो पहले ही थी। इस दुखद समाचार को सुनकर कहीं वो अपना मानसिक संतुलन न खो बैठें। शारीरिक दर्द से तो तड़प ही रही हैं, किंतु ये मानसिक दर्द वो कैसे सह पाएंगी? शारीरिक दर्द तो कुछ महीनों का मेहमान है, किंतु मानसिक दर्द तो अब उनके जीवन भर का साथ बन गया है। सोच सोच कर वो परेशान थी तथा उन्हें कुछ भी बताने से बच रही थी। यही हालत ताऊ जी और ताई जी की भी थी। आखिर वही हुआ जिसका उसे डर था। माँ को जब सच्चाई पता चली तो बेहद आहत हुई। साथ ही उन्हें वास्तविकता से परिचित न कराने के कारण वो सबसे इतना नाराज़ हुई कि उन्होंने उनसे बात करना ही छोड़ दिया। वो न खाती न पीती, बस टकटकी लगाए दरवाजे की ओर देखती रहती, मानो पापा का इंतज़ार कर रही हूँ। माँ के घर आते ही ताऊ जी चले गए थे, किंतु ताई जी माँ की हालत देखकर रुक गई थीं। माँ की हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर को बताया तो उन्होंने कहा, शारीरिक रूप से तो ये ठीक ही हैं, किंतु मानसिक आघात के कारण ये अवसाद में चली गई थीं। आखिर डॉक्टर की सलाह पर उसने उनका मनोचिकित्सक से उपचार करवाना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ ही पापा के ऑफिस जाकर उसे उनके ड्यू भी क्लियर करवाने पड़ रहे थे। ताई जी भी आखिर अपना घर छोड़कर कब तक रुकती, वो भी चली गईं। जाते हुए उन्होंने उससे कहा था कि जब तुम्हें आवश्यकता पड़े मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी, या फिर सुषमा को मेरे पास छोड़ देना। ताई जी के शब्द उसका संबल थे। ताई जी ने अपने शब्दों का मान रखा था। जब जब उसे आवश्यकता पड़ी वो आईं या कभी माँ को अपने पास बुला लिया।
अगर उन्होंने उसका साथ न दिया होता तो शायद वो अपना लक्ष्य हासिल न कर पाती। नियति से समझौता करते हुए उसने भी सब तरफ से ध्यान हटाकर स्वयं को पढ़ाई में झोंक दिया था। पहले जहाँ वो गायनोलॉजी में पीजी करना चाहती थी, किंतु अब उसने सर्जन बनने का निश्चय कर लिया। पीजी में सफलता मिलने पर एमबीबीएस दिल्ली के एम्स से करने के बावजूद उसने पीजी लखनऊ के केकेजीएमयू से करने का निश्चय किया, जिससे वो माँ के पास रहकर उनकी सेवा कर सके। आखिर उसे दाखिला केजीएमयू में मिल ही गया। दिन गुजर रहे थे। दुख तो इस बात का था कि 2 वर्ष गुजरने के बावजूद भी पुलिस अपराधी को पकड़ नहीं पाई थी, क्योंकि उस रूट के सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए। आखिर पुलिस ने केस बंद कर दिया। वो बहुत निराश हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अगर इन कैमरों का उचित तरीके से रखरखाव नहीं हो पाता तो इन्हें लगाया ही क्यों जाता है। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, एक्सीडेंट का केस आया है। नर्स की आवाज़ सुनकर वो अतीत की कंदराओं से निकलकर बाहर आई तथा शीघ्रता से इमरजेंसी वार्ड में गई। वहाँ उसने देखा कि खून से लथपथ एक वृद्ध अर्धबेहोशी की हालत में बेड पर लेटा है। उसके सिर से खून बह रहा है तथा उसके पास खड़ा युवक अपनी चोट की परवाह न कर अपने पिता के इलाज के लिए गुहार लगा रहा है। उन्हें देखकर उसे न जाने क्यों अपने माँ पापा याद आ गए। उनकी स्थिति भी तो ऐसी ही थी तथा वो स्वयं उस युवक की स्थिति में थी। डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी को बचा लीजिए। उसे देखकर वो युवक उसके पास आकर बोला। तुम धैर्य रखो, मैं देखती हूँ, उसने उस युवक को सांत्वना देते हुए कहा। उस वृद्ध को तुरंत ऑपरेशन की आवश्यकता थी। अपने सीनियर डॉक्टर कोहली को केस की इमरजेंसी बताते हुए फ़ोन किया। वो शहर से बाहर थे। फिर उसने डॉक्टर दीपक को फ़ोन किया, किंतु उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। अंततः उसने इमरजेंसी में ड्यूटी कर रही नर्स से उस युवक की चोटों पर ड्रेसिंग करने का आदेश दिया तथा अन्य सहयोगी स्टाफ को वृद्ध को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के साथ 2 बोतल खून का इंतज़ाम करने का आदेश देते हुए स्वयं भी ऑपरेशन करने के लिए तैयार होने लगी। लगभग 4 घंटे की अथक परिश्रम के बाद जब वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर आई, उसके चेहरे पर संतुष्टि थी। उसे देखकर वो युवक उसके पास आया। उसके साथ 2 स्त्रियां भी थीं, जो शायद उसकी माँ और बहन थीं। डॉक्टर साहब, पिताजी कैसे हैं? उसे देखकर वो युवक ने आगे बढ़कर पूछा। उनका ऑपरेशन सफल रहा। अभी उनको ऑब्जर्वेशन के लिए रिकवरी रूम में रखा गया है, फिर उन्हें आईसीयू में रखेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। बेटी, मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूँ? तुमने न केवल मेरे पति को बचाया है, वरन इन बच्चों को भी अनाथ होने से बचा लिया है। कहते हुए उस स्त्री की आंखों से आंसू छलक उठे। माँ जी, मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है। धन्यवाद देना ही है तो उस परम पिता ईश्वर को दीजिए, जिसकी कृपा से ये सब संभव हो पाया है। कहते हुए वो भावुक हो उठी तथा अपने कमरे में चली गई। पिछले 2 वर्ष के कार्यकाल में ये उसका अकेले किया गया पहला ऑपरेशन था। वो जानती थी कि अगर ऑपरेशन सफल नहीं हुआ तो उस पर ही उंगलियां उठेंगी, किंतु अगर वो रिस्क नहीं लेती तो मरीज की मृत्यु भी हो सकती थी। उसे अपने पापा का चेहरा बार बार याद आ रहा था। डॉक्टर होने के बावजूद वो अपने पापा को तो नहीं बचा पाई थी, किंतु वो पिता समान इस वृद्ध को बचाना चाहती थी। ऑपरेशन करते हुए उसने स्वयं को संयत किया तथा बार बार मन ही मन दोहराया, मुझसे कोई चूक नहीं होगी, मैं हार नहीं मानूंगी। शायद मन का यही विश्वास सफल ऑपरेशन का जरिया बना। अपने रूम में आते हुए उसने नर्स से कह दिया था कि जैसे ही उन्हें होश आए उसे सूचित करे। सुबह 5 बजे नर्स ने उसके पास आकर उनके होश में आने की सूचना दी। वो वहाँ गई। मरीज को देखकर बाहर आई ही थी कि सामने वो लड़का अपनी माँ और बहन के साथ खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। डॉक्टर साहब, पापा कैसे हैं? अब वो खतरे से बाहर हैं। अभी वो आईसीयू में हैं। विजिटिंग आवर में आप उनसे मिल सकते हैं। बेटी, जब मुझे एक्सीडेंट की सूचना मिली तब मैं अपनी आराध्य माँ दुर्गा की पूजा कर रही थी। माँ का प्रसाद समझकर इसे भी साथ ले आई। तुम सदा सुखी रहो, सदा उन्नति करती रहो। माँ दुर्गा तुम्हें सदा खुश रखें। कहते हुए उसने अपनी साड़ी के पल्लू में बंधी पुड़िया से थोड़ी सी रोली निकालकर उसके माथे पर लगा दी। माँ जी धन्यवाद। कहते हुए वर्षों पश्चात उसके होंठों पर सहज मुस्कान तैराई थी। वो घर लौटी तो उसके माथे पर टीका लगा देखकर माँ की आंखों में आश्चर्य पाकर उसने सहज स्वर में कहा, माँ, पापा को तो मैं नहीं बचा पाई थी, किंतु आज मैंने दुर्घटना में घायल एक वृद्ध का ऑपरेशन कर उसे बचाया है।
यह टीका उसी व्यक्ति की पत्नी ने लगाया है। बेटा, आज अगर तेरे पापा होते तो गर्व से भर उठते, कहते हुए माँ ने उसे गले से लगा लिया। 6 वर्षों पश्चात माँ का सहज स्वर सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। माना दुर्घटना ने उससे उसके पिता को छीन लिया था, किंतु उसी दुर्घटना ने उसे एक बेहतर सर्जन बनने की प्रेरणा भी तो दी है। जीवन की उस दुखद घटना ने उसे तोड़ा जरूर था, किंतु उसी ने उसे एक जिम्मेदार इंसान भी तो बनाया। तभी आज वो बुरी तरह घायल मरीज को बचा पाई है। खुशी थी तो सिर्फ इतनी कि उसने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं साहस बनाया। अब इसी साहस से हर समस्या का सामना करेगी। माँ के चेहरे पर कभी उदासी नहीं आने देगी। यही उसकी उसके पिता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। सोचते हुए एकाएक उसके चेहरे पर विश्वास की सहज मुस्कान खिल उठी थी। अभी आप सुन रहे थे सुधा आदेश जी की लिखी हुई एक सकारात्मक भावुक कहानी विश्वास की मुस्कान। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।